नमस्कार, प्राइम डिबेट में मैं जेपी शर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। SC/ST एक्ट को लेकर आज आहूत भारत बंद बहुत सारे सवाल खड़ा करने वाला है। ये बंद किसके खिलाफ था? क्या देश की सर्वोच्च अदालत के? अगर हाँ तो ये अनहोनी थी। क्या सरकार के? लेकिन सरकार की तो कोई सीधी भूमिका इस मामले में रही ही नहीं। क्या सवर्णों के? ऐसा भी नहीं लगता, क्योंकि सवर्ण इस पूरे मामले में मौन है या फिर कहीं नहीं है। फिर यह बंद क्या था? शायद एक शक्ति प्रदर्शन। दलित समुदाय ने आज अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बहरहाल आज का दिन हमारी तारीख में एक नाकामी का दिन लिखा जाएगा, राजनीतिक नाकामी और इंटेलिजेंस की नाकामी, और सबसे बड़ा हमारा सोशल फेल्योर कि हम 70 सालों में 36 कौमों में आपसी भरोसा कायम करने में नाकाम रहे। दलितों को आखिर क्यों लगता है कि दुरुपयोग की तोहमत में लिपटा कानून ही उनके लिए कारगर हो सकता है? आज प्राइम डिबेट में इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा होगी। पहले रिपोर्ट। दलित संगठनों की भारत बंद का रहा व्यापक असर। कई जगहों पर हुआ बवाल, कई लोगों की हुई मौत। बंद के दौरान कई जगहों पर गुंडागर्दी। बंद में आम लोग रहे परेशान। SC/ST एक्ट में बदलाव का विरोध। SC के फैसले के विरोध में उतरे दलित संगठन। केंद्र सरकार ने दाखिल की रिव्यू पिटीशन। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था गिरफ्तारी से पहले आरोपों की जांच जरूरी। 7 दिन के भीतर जांच के बाद ही कार्रवाई का आदेश दिया था। किसी सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी से पहले उसके उच्च अधिकारी से अनुमति जरूरी। गैर सरकारी व्यक्ति के मुकदमे में SSP की सहमति को अनिवार्य बना दिया था। कोर्ट ने गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जांच पड़ताल के आदेश दिए। और प्राइम डिबेट में आज हमारे साथ सुनील शर्मा हैं। आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। रामलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं। प्रशांत बैरवा जी हैं, कांग्रेस के युवा ऊर्जावान नेता हैं। और दलित आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं प्रशांत जी। आज जो कुछ हुआ उसको कैसे परिभाषित करेंगे आप? देखिए, इसमें 2 कारण है, एक राजनीतिक भी है, एक सामाजिक भी है। राजनीतिक ये है कि जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, उन्होंने ढंग से पैरवी नहीं की। अगर वो पैरवी करते तो आई थिंक इतनी सारी जो चिंगारी उबली है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वो चीज़ नहीं होती। और सामाजिक लेवल पे भी यही है कि जो SC के जो लोग हैं उनको अभी तक शोषित चल रहा है, उनको थाने में जाके रिपोर्ट तक नहीं करा पाते। और एक छोटा सा इनका वेपन था, उसको भी अगर सरकार छीनना चाहेगी तो बहुत दिक्कतें पैदा हो गई हैं। और आपको मालूम है कि जब चिंगारी लगती है तो पूरी तरह से फैल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एस्टिमेट नहीं किया होगा कि इतने सारे लोग आ जाएंगे प्रदर्शन करने। हर स्टेट के अंदर आप देखिए, कोई राजस्थान है नहीं, पूरे स्टेटों में, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तो इसको सरकार को कुछ ना कुछ ढंग से, अगर हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि जिसकी अगर अच्छी पैरवी की होती तो ये नौबत नहीं आती। प्रशांत जी, आपने 3 बातें कही। पहला, आपने कहा कि इस मामले को ठीक तरीके से सरकारी तौर पर हैंडल नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी सही नहीं हुई। इसका जवाब रामलाल शर्मा देंगे। लेकिन और आगे आपने जो कहा उसमें मेरा एक सवाल है। आप ये कहते हैं कि दलित वर्ग आज भी वहीं खड़ा है, कमोबेश वहीं खड़ा है जहां आज से 70 साल पहले खड़ा था। तो 55 साल का दोष तो आपका है, रामलाल शर्मा का दोष तो 15 साल का है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दलितों के लिए पहले संविधान में हमने कांग्रेस ने भी किया और काफ़ी सारी उनकी भलाई के लिए काम भी किया, मगर एक गैप रहता है सरकारी तंत्र और जनता के बीच के अंदर। तो ये तो आप अपनी नाकामी स्वीकार कर रहे हैं ना? इसका मतलब नाकामी 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, आपको सरकार चलाने का मौका मिला, लगातार मिलता रहा। बीच में अपवाद स्वरूप 1-2 बार दूसरी पार्टियों की सरकारें आई होंगी, या अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसके अलावा कमोबेश सत्ता आप ही के हाथ में रही। अगर दलित आज भी वहीं खड़े हैं जहां आज से 70 साल पहले खड़े थे, तो बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, ऐसे वहीं नहीं खड़े हुए, ऐसी बात नहीं है। हमारे दलित काफ़ी पढ़ लिख गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो जैसे हम लोग भी हैं, 3rd जनरेशन है, पढ़ लिख के कोई अच्छा काम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि। चलिए, अब आपने जो पैरवी की बात कही उस पर जवाब लेता हूँ। रामलाल शर्मा जी,
देखिए जेपी शर्मा जी, ये सबसे पहले लगातार लगाई जाती रही है मैं रामलाल ये शर्मा जी, कहूंगा, इस बहस में पहली बार नहीं आई ये बात। आज 10 दिन हो गए लगातार सरकार को ये तोहमत झेलते हुए कि इस मामले की सही तरीके से पैरवी नहीं हुई। तथ्यात्मक रूप से खारिज करिएगा इस बात को। देखिए जेपी शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र के किसी व्यक्ति की इस रिट के ऊपर, जिसने न्याय प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और उसके निर्णय के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सरकार ने सबसे पहले ही इस बात से स्पष्ट कर दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उससे के अंदर सरकार सहमत नहीं है। इससे अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के साथ जिस तरीके के अत्याचार होते हैं, उन व्यक्तियों को जो अत्याचार करने वाले हैं उनका मनोबल बढ़ेगा, कानूनी दायरे के अंदर उनको खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में मजबूत पक्ष नहीं रहेगा। इस बात को केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है। 20 तारीख को ये निर्णय आता है। 20 तारीख के बाद में सरकार के ऊपर अगर बेहतरीन काम करती है तो कहती है कि सरकार को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। और सरकार अगर कुछ अच्छा करने के लिए समय लेती है तो समय बहुत अधिक ले लिया। अगर जेपी शर्मा जी इसी बात को लेकर कानून के जो विशेषज्ञ हैं, जो कानून के ज्ञाता हैं, उनकी राय लेकर पूरी तरीके से तथ्यात्मकता के आधार पे, प्रामाणिकता के साथ आधार के ऊपर अगर पुनर्विचार याचिका लगाई जाती है तो उसका बेहतरीन परिणाम भी आने की संभावना रहती है। और यदि जल्दबाजी के अंदर आप पुनर्विचार याचिका लगा दे और वहां पर भी फिर उसी तरीके का परिणाम निकल कर आए जिसकी अपेक्षा नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये जल्दबाजी के अंदर उसमें फिर ये कहते हैं कि साहब आपको तथ्यों के आधार के ऊपर करना चाहिए था। 20 तारीख को जब ये फैसला आया जी और विरोध के स्वर सुनाई देने लगे तो कहा गया कि हम रिव्यू पिटीशन में जाने पर विचार कर रहे हैं। अगर ये कहा गया होता कि हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे ही तो शायद स्थितियां कुछ अलग नहीं होती। देखिए जेपी शर्मा जी, केंद्र के मंत्री थावरचंद जी गहलोत का स्टेटमेंट 30 तारीख को आ गया था। बीच में 4-5 दिन की छुट्टियां भी रही और अगर छुट्टियां नहीं रहती तो इससे पहले भी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुनर्विचार याचिका के अंदर जा चुकी होती। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा, लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है, धरने भी देने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है, रैलियां निकालने का अधिकार है, जुलूस निकालने का अधिकार है, निश्चित रूप से। लेकिन जो ये आंदोलन की मूवमेंट 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, 6 महीने बाद चलते हैं, 1 साल बाद में चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रदेश का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। और मैं इस बात का समर्थन भी करता हूँ कि ठीक है आंदोलन आज हो गया, लेकिन जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर के अंदर रहते हैं, जिस पड़ोस के अंदर रहते हैं, जिस मोहल्ले के अंदर रहते हैं, कम से कम व्यक्तियों के अंदर इतनी तो मर्यादाएं रहे, इतना विश्वास रहे कि आंखों में आंख मिला के हम बात कर सके। वो सामाजिक ताना बाना है वो नहीं टूटना चाहिए। इंदिरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप आज दलित आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। जो सवाल रामलाल शर्मा ने उठाया अभी, आज कमोबेश वो सवाल हवा में तैर रहा है। इंदिरा जी, हर किसी को इस बात से सहानुभूति है कि दलितों का हित अगर कहीं प्रभावित हो रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीरें दिन भर दिखाई दी हैं वो तस्वीरें भी किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है, ना दलितों को, ना सवर्णों को, कुल मिलाकर हमारे समाज को। क्यों दिखी इस तरह की तस्वीरें इंदिरा जी? देखिए शर्मा साहब जी, इसके बैकग्राउंड में जाइए। जो हम पूरी तहकीकात कर रहे हैं कि हमारे लोगों पे आरोप कई जगह लग रहे हैं कि उन्होंने कानून हाथ में लिया। हाँ। निश्चित रूप से हमने पूरी तल्लीनता से चीज़ देखी है कि हमारे आदमी के साथ कोई असामाजिक तत्व है, इनको बदनाम करने के लिए लोगों ने किया है। अगर निश्चित रूप से एक भी आदमी हमारा ऐसा मिला तो हम उसको खुद कानून के लिए जाएंगे और उसकी सजा दिलाएंगे। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आपके लोग नहीं थे, कोई दूसरे लोग थे, उन्होंने आकर के और कानून अपने हाथ में लिया होगा। बिल्कुल साहब, है ना? इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हम कार्रवाई। अभी SC/ST एक्ट में जो बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है कि पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद जिस आदमी के खिलाफ शिकायत हुई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए शर्मा साहब, तो जब आपके ऊपर सवाल आ रहा है तब पैमाना कुछ और, जब कानून की बात हो रही है तब पैमाना कुछ और। ऐसा कैसे? देखिए साहब, इस देश की जो पृष्ठभूमि है, ये कानून 70 साल बाद भी अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो ये फेलोर आप भी बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट का नहीं सर, मेरा सवाल दूसरा है। आपने कहा कि ना जांच होनी चाहिए, पहले जांच होनी चाहिए तब कार्रवाई होनी चाहिए। जो अमेंडमेंट हुआ वो यही हुआ कि पहले जांच होनी चाहिए तब FIR होनी चाहिए। सर हम आपके सवाल पे आ रहे हैं। सर देखिए, इस देश के अंदर जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के जो क्राइम्स की डेटा आ रहा है वो डे बाय डे बढ़ रहा है, 70 साल में कम नहीं हुआ जी। तो ऐसे हालात में हमारे पास केवल एक इंस्ट्रूमेंट था। आप ये देखिए कि कहाँ नहीं, अब बलात्कार पे भी कानून बने हुए हैं, दहेज हत्या मिसयूज किसका नहीं होता। हमारे आदमी अगर इस बिंदु को लेकर जो 30 साल पहले से इंस्ट्रूमेंट और टूल नहीं होते हैं सर। नहीं, उसके हम जाने के लिए रास्ता था हमारे लिए कोर्ट में। अब वो रास्ते ही बंद कर दिए कि साहब हमारे आदमी की तो FIR दर्ज नहीं होती तो कानून तो उसको बाद में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो जिनके लिए हमारे लिए श्रद्धेय है, देश की सर्वोच्च गणमान्य जो संस्था है, वो
वहां पैरवी नहीं की जाए, वहां एजी नहीं जाए, गवर्नमेंट इसको लापरवाही से ले। हमने रेगुलर दिल्ली अप्रोच किया है, रिक्वेस्ट की है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिक्वेस्ट की है, जगह जगह गहलोत की हमने साथ। देखिए ये हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है। अब ये पूरी जनता में आक्रोश आ गया। ये मान के चलिए, अगर देश के अंदर कानून की किताब हाथ में लाके को कानून मांग रहा है, अगर उसकी उपेक्षा होगी तो कल वो कानून हाथ में लेके जिम्मेदारी संगठनों की नहीं होती, ये जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए कम से कम इतनी इस देश का संविधान कभी भी इजाजत नहीं देता कि आप इस 30 करोड़ की जनता को केवल सुप्रीम कोर्ट के 2 माननीय जजेज और सरकार मिलके और हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हो जाए। हमें इस चीज की बड़ी पीड़ा है। हमने खून पसीना बहाया है। इस देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हमारे सोशल जस्टिस के मूवमेंट थे, उनको कुठाराघात किया गया है। ये बड़ी पीड़ा है, मजाक का विषय हो रहा हमारे साथ, पूरे दलितों के साथ। ये बेचारे खेतीहर मजदूर, इनको क्या जरूरत पड़ी थी पूरे देश में प्रदर्शन करने की? लेकिन ये चिंतन का विषय है। आप सभी के सामने यक्ष प्रश्न है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे हालात नहीं बन पे, देश सभी का है, हम चाहते हैं, साथ ये सद्भाव रहे इस देश के अंदर। जी, अब कुछ बिंदुओं को मैं इंकित करूंगा। जेपी शर्मा जी, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्थाएं जो निरंतर चली आ रही है, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। और इस बात से ये स्पष्ट है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति को एक फ्रेम के अंदर आके एक सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 89 के अंदर ये कानून बना, 90 के अंदर ये लागू हुआ। पीपी सिंह जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की समर्थन की सरकार थी। अगर भारतीय जनता पार्टी के मन के अंदर कोई भावना इस प्रकार की होती तो ये एक्ट क्यों लेकर आती, क्यों उसका समर्थन करती? राजस्थान के अंदर अंबेडकर पीठ की अगर स्थापना की गई तो वो भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर की गई। अभी प्रदेश की मुख्यमंत्री ने अंबेडकर भवन के नाम से प्रत्येक नगरपालिकाओं के अंदर अंबेडकर भवन बनाने की बात की। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखती। वो उनका संरक्षण करना चाहती है, उनको आगे बढ़ाना चाहती है, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से भी उनको आगे लाना चाहती है। इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन एक निवेदन मैं इंदिरा जी यहाँ जरूर करूंगा, जो संविधान है, जो कानून है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है। सबको अधिकार है, प्रदर्शन करे, धरना दे, कुछ भी करे, लेकिन वो अगर मर्यादाओं के अंदर रहे। कुछ ऐसे लोग, मैं किसी को इंगित नहीं करता, आपने जो बात कही है, हो सकता है कोई असामाजिक तत्व अपनी गलत मानसिकता की आधार के ऊपर आ गया होगा, मैं ये कहता हूं। लेकिन हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति इस पक्षकार नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, और वो अगर पीड़ित होता है तो उस व्यक्ति के प्रति भी हम सबको सहानुभूति रखनी पड़ेगी। और फिर मैं कह रहा हूं, ये आंदोलन, ये कार्यक्रम, ये तो 1-2 दिन के होते हैं, लेकिन हमारा सामाजिक ताना बाना नहीं टूटे। 36 कौम एक जगह बैठती है, गांव के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण जो बना हुआ था वो कभी नहीं बिगड़े। जेपी शर्मा जी, एक बात मैं जरूर कहूंगा, मेरा बचपन गांव के अंदर बीता है। मेरे पास के अंदर अनुसूचित जाति का मकान है। हमें बचपन के अंदर पता नहीं कि बचपन के अंदर हम उनके घर कब खाना खाते थे और वो कब हमारे घर खाना खा के चले गए। मन के अंदर कभी भेद नहीं था। लेकिन इस प्रकार से अगर कोई भेद उत्पन्न होता है तो मेरे ख्याल से सभी के मनों के अंदर इस बात की पीड़ा होगी। ठीक बात है। मैं शर्मा जी का निवेदन कर दूं, आप जो फरमा रहे हैं, आप देखिए, बहुत संक्षेप में बोलिएगा। हाँ, बोलिए। 30 करोड़ जनता हाथ जोड़ के 70 साल से अपनी न्याय मांग रही है। उसके साथ अगर शासन करती कौम और मिलजुल के नेक्सस करके ऐसे क्वेश्चन करेंगे, कानून शासन करती कौम, शासन करती कौम शासन नहीं करती है, कौम शासन नहीं करती है। दलितों का राज होता, शासन का एक तंत्र है, शासन का बेचारे उनके साथ उनको प्रशांत कुछ करें। एक बात करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बने थे नए तब उन्होंने कहा था, हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि दलितों पर कोई अत्याचार नहीं होगा। आप देखिए, हर स्टेट में, डेल्टा मेघवाल से लेके डांगावास कांड से लेके मध्य प्रदेश तक का सब जगह दलितों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। तो आदरणीय हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने पर्सनल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी कि आप दलितों पर अत्याचार हो रहा है, आप इसको कृपा करके रोकें। अगर वो चीज नहीं होती, मैं समझता हूँ कि इसको रिलेट किया जाएगा, क्योंकि ये जो आदमी निकला है वो पूरा उनका जवाब देने के लिए निकला है। अगर इतनी शांति होती तो इतने लोग इतने इकट्ठे नहीं होते। ये जो गुस्सा निकला है, ये केंद्र सरकार के खिलाफ निकला हो गया गुस्सा है, क्योंकि उनका ढंग से उन्होंने जो वादे निभाए थे वो पूरे किए नहीं गए। जेपी शर्मा जी, अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराध करने वाला व्यक्ति कानून के शिकंजे अंदर दोषी होता है, उसको उस कानून के दायरे के अंदर उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस बात का सभी समर्थन करते हैं। कोई ये दावा कर सकता है, अगर आपको हाथ में अगर कमान सौंप दी जाए, आप ये दावा कर सकते हो कि मेरे प्रदेश के अंदर कोई घटना इस प्रकार की नहीं होगी?
घटनाएं होती है, लेकिन घटनाओं के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, तत्काल उस दोषी व्यक्ति को सजा मिले, ये सरकारों की मंशा है और भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा है। चाहे अनचाहे आज जो दो पोल थे, एक पर आज दलित खड़े थे, दूसरे पे सरकार थी यानी व्यवस्था थी, तीसरा पोल और था जिसपे सवर्ण थे जो इस पूरे मामले में तटस्थ भूमिका में थे। लेकिन जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको कहीं ना कहीं आज हमने सोशल मीडिया पे कम से कम उसको बहुत ठेस पहुंचते हुए देखी। सुनील शर्मा, बावजूद इसके सवर्ण समाज एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, क्या हो सकती है वो भूमिका? देखिए शर्मा साहब, आज भारतीय संविधान ने हमको 3 व्यवस्थाएं दी हैं। एक व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है, एक कार्यपालिका जो उसको एग्जीक्यूट करती है, और एक न्यायपालिका जो संविधान के तहत उसका संरक्षण करती है। संविधान ने ही ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के दिए हैं कि वो किसी भी बनाए गए कानून की समीक्षा कर सकते हैं, रिव्यू कर सकता है। करीब 9 महीने पहले दहेज प्रथा रोकथाम जो अधिनियम था, उसमें भी इस तरह के प्रकरण आए थे कि 70% मुकदमे झूठे होते हैं। घरेलू लड़ाई को लेकर के वो मुकदमा दर्ज होता है और सास ससुर पति उसमें अरेस्ट होते हैं और लास्ट तक वो पहुंचता ही नहीं है, बीच में कंप्रोमाइज हो गया, खत्म। अच्छा उदाहरण दिया आपने, ठीक बात है। तो 9 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि पहले जांच करें, जांच के बाद किसी को अरेस्ट करें। उस टाइम क्योंकि पीड़ित उसमें एसटी भी थे, एससी भी थे, ओबीसी भी थे, सभी थे दहेज प्रथा, तो किसी ने कोई अपोज नहीं किया। आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर के आंकड़े गए थे कि 70% मुकदमे झूठे साबित होते। झूठे साबित क्यों होते हैं कि जब एफआईआर दर्ज होती है और व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसमें एफआर पेश हो जाती है, एफआर को भी खोलने की एक न्याय में प्रक्रिया है कि व्यक्ति चाहे तो कोर्ट में जाकर के उस एफआर को चैलेंज कर सकता है। 70% मामलों में किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं किया गया। इसका मतलब कि वो पूर्णतः झूठे थे। इस व्यवस्था को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने केवल इतना कहा है कि भाई किसी बेकसूर को गिरफ्तार ना हो, इसलिए पहले प्रकरण की जांच की जाए और जांच करके डिप्टी लेवल का आदमी, डीवाईएसपी लेवल का आदमी उसकी जांच करके और उसके बाद गिरफ्तारी करे। तो इसमें तो कुछ ऐसा कुछ गलत था नहीं जो इस तरह का एक कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर के जिस तरह का आंदोलन किया गया, जिस तरह का एक उपद्रव का हम नाम उसको ले सकते हैं। सवाल भी है कि दलित समाज के जो आज लोग सड़कों पर उतरे वो और सवर्ण समाज के जिनमें अनकही अनदेखी एक कड़वाहट सी आ गई है, उसको दोनों ही वर्गों के जो जिम्मेदार लोग हैं वो किस तरीके से दूर कर सकते हैं? जी शर्मा जी, इसमें आज देखा जाए तो सवर्ण समाज ने एक बहुत ही सहनशीलता का परिचय दिया कि जिस तरह की दुकानों में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई, फिर भी सवर्ण समाज आज चुप रहा, केवल इसलिए कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय जो भी व्यवस्था देती है वो हमें स्वीकार है। और केंद्र सरकार ऑलरेडी इस बात को कह चुकी थी कि हम इसमें रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं, तो फिर आज के इस आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं थी और आज के आंदोलन की कोई परमिशन भी किसी से नहीं ली गई थी सरकार से। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज इंटेलिजेंस भी फैले सरकार की कि उसको यही पता नहीं कि क्या होने वाला है कल सही बात है, बिल्कुल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़ा सवाल है। इसमें सरकार को लोग सड़कों पे नहीं उतरते, कोई कारण नहीं होता है, ऐसे कोई उतरता नहीं जमीन पे, और पूरे हिंदुस्तान में उतर जाए सड़क पे नहीं छोटे से एक प्रदर्शन के लिए आज आप जो कह रहे थे अनुमति लेनी पड़ती है, आज बिना अनुमति के आप सड़कों पर। इंदिरा जी एक मिनट, प्रशांत जी आप बोलिए। प्रशांत जी बोलिए। हाँ प्रशांत जी क्या कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ जनरल कास्ट ने भी बहुत सहयोग किया। जैसे मेरी विधानसभा निमाय का मैटर था, सबने अपने सुचे से दुकानें बंद भी की और समर्थन भी किया। सकारात्मकता का माहौल बनना चाहिए। हाँ इंदिरा जी, ऐसा नहीं। देखिए जहां जनरल और दलित का प्रश्न है, इस देश का 99% जनरल के लोग हमारे साथ हैं। इस मुद्दे में उनकी पूरी सिंपैथी हमारे साथ है। कोई 1% 2% को आपराधिक तत्व इस चीज को फैला रहे हैं। वो अगर वो 99% आपके साथ है तो देखिए इंदिरा जी, ये तो सत्य मान लीजिए कि आज जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उन 99% लोगों के भरोसे को धक्का पहुंचा है, बड़ा धक्का पहुंचा है। देखिए हम उस भरोसे को वापस बहाल करने की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है। और इस देश में ये कत्ती जातीय कड़वाहट नहीं है, ये केवल राजनीतिक पार्टियां ये ऐसा माहौल बढ़ाती हैं कि दोनों आपस जातियां लड़ पड़े। हमारे पास करीब करीब 35 जातियों का समर्थन था कि आप वाकई आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है और आप वाजिब इस मुद्दे पे हैं। अब मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाह रहा हूं, क्या इस देश का दलित
30 करोड़ दलित जो 70 साल बाद वहीं पड़ा है, आर्थिक सामाजिक न्याय आर्थिक उसके सुनिश्चित नहीं है। बार बार अभी कह रहे थे सरकार ने ये क्या, सरकार हमें खैरात देती है क्या? 1% बजट हमारे पास खर्च नहीं होता। आज देखिए क्रीमिलेयर के नाम पे इस देश की सारी की सारी व्यवस्था को, आरक्षण को खत्म करने की एक षड्यंत्र चल रहा है। हम पैरवी कर रहे हैं, हम पैसे जुटा के मजदूरों से और पैरवी कर रहे हैं। आप न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि झूठे मुकदमे हैं, पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है, जुडिशरी में 5 लाख रुपए हो जब जाके हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। हमारा आदमी मजदूरी करता नहीं रहेगा कि वो कहां से पैसे लाएगा इतने? ये चीज तो जिम्मेदारी सरकार की सामाजिक। 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर एक आखिरी सवाल होगा। देखिए जेपी शर्मा जी, मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत स्पष्ट है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ किसी भी प्रकार के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करती, नंबर 1। और वो हमेशा अनुसूचित जाति जनजाति का भला चाहती है और उसके उत्थान के लिए समय समय पर अनेकों योजनाएं लेकर वो काम भी कर रही है। लेकिन आज जिस तरीके से दलित नेता के रूप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूर्व में मुख्यमंत्री भी रही मायावती जी ने भी ये कहा है कि आंदोलन होना चाहिए लेकिन हिंसा उसके अंदर बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति अगर अपने हक की लड़ाई अगर लड़ते हैं, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आप लड़ते हैं, उसको किसी भी व्यक्ति को कोई ऐतराज नहीं है। मेरा तो एक निवेदन है कि कड़वाहट नहीं फैलनी चाहिए, मनों के अंदर द्वेषता नहीं फैलनी चाहिए, सामाजिक स्वातंत्र्य बना रहे। ठीक, एक बात मुझे कहनी है इंदिरा जी, अब मेरी बात सुनिए। आप लोगों ने आज आंदोलन किया, सड़कों पर उतरे, बहुत सारा आपने वो काम किया जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में है और बहुत सारी चीजें उससे बाहर भी चली गई। आपने जो कहा उसको सीधे शब्दों में और साफ शब्दों में, आम शब्दों में हम कहें ना, तो आपने ये किया कि जैसा हमारा एक्ट है, भले इसका दुरुपयोग होता हो, लेकिन ये हमारे लिए कारगर हथियार है, इसको ऐसा ही बना रहने दो। यही हुआ? बिल्कुल। ये तो संभव नहीं है। दुरुपयोग के लिए तो ये देश आपको अलाउ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुनिए, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए। अब या तो आप ये आश्वस्त करिए, या तो अगर सवर्ण आदमी कोई अत्याचार कर रहा है तो या तो ये आश्वस्त करिए आप कि अगर उसने वाकई किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर आप ये आश्वस्त करिए कि अगर कोई इसका दुरुपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरा ऑप्शन भी आपको देना चाहिए था। आपको साथ ही ऑप्शन रखना चाहिए था या आगे रखना चाहिए कि अगर कोई दुरुपयोग करता है और यह साबित हो जाता है कि किसी ने इस एक्ट का दुरुपयोग किया, भले इसको जिस हालत में है उसी हालत में इस एक्ट को रखिए, तो फिर उसके खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये भरोसा आपको कम से कम देना चाहिए था। देखिए शर्मा साहब, हमारे ग्रास रूट लेवल पे जो बड़ी एट्रोसिटी होती है, उसकी जो पुलिस में जुडिशरी में लोग जाते हैं उनको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। हम अपनी तरह पहले यह तय करते हैं कि झूठा मुकदमा होगा तो सामाजिक उपहास होगा, बदनामी मिलेगी, हम उसको आगे जाने नहीं देते, हमसे मिटा देते हैं। जो ऐसे आप जो चर्चा चल रही है इस मुकदमे की, देखिए इसमें भारत सरकार एजी अटॉर्नी जनरल को भेज सकती थी, नहीं भेजा। अरे सर, वो तो हो गई बात, वो तो हो गई। अब इस एक्ट को आप यथावत रखना चाहते हैं, आपकी मांग है कि ये एक्ट यथावत रहे, तो आप इसकी अंडरटेकिंग दीजिए कि कोई इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। बिल्कुल। और इसका अंडरटेकिंग इसी तरह से दिया जा सकता है कि आप सरकार से आंदोलन के साथ ये भी मांग करें कि कोई दुरुपयोग करने वाला है तो इस एक्ट में और धाराएं जोड़ दीजिए और उसको फांसी की सजा दीजिए या 10 साल की सजा दीजिए, उम्र कैद दीजिए, जो भी दीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर सामाजिक स्तर पर चर्चाओं को आज इस विषय ने जन्म दिया है। लंबे समय तक ये चर्चाएं चलेंगी। हम सिर्फ इतनी दुआ हमको करनी चाहिए कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारा जो सोशल फैब्रिक है, वो इस सब से इंटैक्ट रहे, बचा रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। नमस्कार।